तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब आज जो है ना करंट हम सब करते हैं अगस्त माह के 1 से 7 अगस्त तक, यानी फर्स्ट अगस्त का फर्स्ट सप्ताह जो है 1 से 7 अगस्त तक हम सब इस वीडियो में कंप्लीट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी है हुआ है, अच्छे अच्छे करंट जो भी है, और 1 से 7 अगस्त के बीच में हम सब करते हुए निकलते हैं आगे। और इसमें आप सब श्योर रहिए कि करंट बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ है, और ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाले सब करंट है, जो आप 1 से 7 अगस्त तक के बीच में जितने भी टॉपिक आए हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बीपीएससी हो गया, टीआरई 4 हो गया, बिहार में और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ख़ास करके ये बीपीएससी को टारगेट करके स्टार्ट किया गया है, और सभी एग्ज़ाम में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके लिए आप सब निश्चित होकर तैयारी में लग जाइए, और आइए हम सब 1 से 7 अगस्त तक की करंट को अच्छे तरीके से एक से अभी ये जो देख रहे हैं 1 से 3 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त से 3 अगस्त तक के ये करंट है। इसके बाद 4 अगस्त आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद इसी तरह करके 6-7 करके आते 7 तारीख तक का करंट अपडेट करते हैं हम सब। आइए, पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 जो है स्टार्ट हुआ। ये कब से कब तक है? ये 1 से 7 अगस्त तक है। ये जो है विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक रहेगा, ठीक है? ये जो विश्व स्तनपान स्टार्ट हुआ था, ये 1992 से चल रहा है, ठीक है? विश्व स्तनपान जो है 1992 से चल रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा था? इसका आयोजन जो है ना, इसका आयोजन जो वावा, यानी कि वावा के द्वारा किया गया है। वावा में 2 आते हैं, एक डब्ल्यूएचओ है और एक यूनिसेफ के द्वारा ये आयोजन कराया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह का, ठीक है दोस्तों? ये वावा का फुल फॉर्म है, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका, ई उपहार पोर्टल, ई उपहार पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन। आइए, इससे संबंधित जो भी है पूरा डिटेल आगे डिस्कशन करते हैं। यह एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई उपहार पोर्टल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ई उपहार पोर्टल यह एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और पारदर्शी सार्वजनिक नीलामी के लिए विकसित किया गया है। ये जो है पारदर्शी सार्वजनिक नीलामी के लिए विकसित किया गया है, ठीक है? ये ई उपहार पोर्टल का थर्ड संस्करण है, यानी तीसरा संस्करण है, इसका तीसरा संस्करण है, और इसमें 300 उपहार का सार्वजनिक नीलामी किया जाएगा। यानी इस ई उपहार पोर्टल से सार्वजनिक नीलामी होगा, और 300 उपहार का सार्वजनिक नीलामी जो भी बोली लगाएंगे उनका वो राशि देना पड़ेगा, ठीक है? नीलामी राशि का जो है ना सामाजिक कल्याण और देश के विकास में यूज किया जाएगा। जो भी नीलामी राशि प्राप्त होंगे उसकी जो है ना सामाजिक कल्याण देश के विकास में यूज किया जाएगा, ठीक है दोस्तों? आइए, हम सबका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026, ठीक है? राष्ट्रमंडल खेल 2026, राष्ट्रमंडल खेल 2026, राष्ट्रमंडल खेल 2026 है। ये देखिए कब से कब तक राष्ट्रमंडल खेल चला था, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026, यानी 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया है, ठीक है? ये ग्लासगो ग्लासगो के स्कॉटलैंड में आयोजन किया गया है। ये चौथा आयोजन है, ठीक है? ये चौथा आयोजन है, ग्लासगो के स्कॉटलैंड में चौथा आयोजन किया गया है। पहला आयोजन 1970 में किया गया था, दूसरा 1986 में, और तीसरा 2014 में, और चौथा 2026 में आयोजन किया गया था, ठीक है? आइए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम सब। ये 23वां एडिशन है। एडिशन के बारे में पूछा जाए तो ये 23वां एडिशन है, ठीक है? ये 23वां एडिशन है, और 74 राष्ट्र ये आइए अच्छे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है टोटल 74 राष्ट्र शामिल हुए थे, ठीक है? राष्ट्रमंडल खेल में 74 राष्ट्र शामिल हुए थे, 16 स्टीम, यानी 16 स्टीम थे। और शुभंकर जो है ना, राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पूछ लेगा तो इसका याद रखना है फिन्नी। शुभंकर कौन था राष्ट्रमंडल खेल का? फिन्नी, ठीक है दोस्तों? आइए अब हम सब जो है ना मेन इसमें चार जो है, इसमें 4 जो है कौन क्या जीता था उसके बारे में। 1 नंबर पे राष्ट्रीय खेल 2026 में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था? फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रीय खेल में ऑस्ट्रेलिया रहा था, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड रहा था, थर्ड नंबर पे कनाडा रहा था, 4 नंबर पे इंडिया रहा था, ठीक है? इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना गोल्ड
ऑस्ट्रेलिया एक स्थान पर आता, वो गोल्ड प्राप्त किया था 70 और सिल्वर 45 और ब्रॉन्ज 56। ठीक है, आइए टोटल हो गया इसका 171। और इंग्लैंड का गोल्ड जो है 29 प्राप्त किया था और सिल्वर 45 और ब्रॉन्ज 36 और इसका टोटल 110। 110 के साथ सेकंड स्थान पर कनाडा का स्थान है, गोल्ड में 19 है और सिल्वर में 20 है और ब्रॉन्ज 23 और टोटल इसका 62। हम सब इंडिया के आइए देखते हैं, इंडिया का जो है ना गोल्ड कितना जीते थे हम सब अच्छे से, हम सबको देखना है ये। हम सब जो है ना गोल्ड जीते थे 13, ठीक है, हम सब गोल्ड जीते थे 13, सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज 9 और टोटल हम सबका हो गया 39। हम सबका ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से चारों को ध्यान रखना है। ठीक, हम सब में पूछ सकता है कि इंडिया जो है टोटल गोल्ड कितना जीता था 13, सिल्वर कितना 17, ब्रॉन्ज कितना 9, टोटल 39 पदक के साथ हम सब हैं। टोटल टोटल पदक भी पूछ सकता है 39। अगर ब्रॉन्ज पूछेगा तो 9, सिल्वर पूछेगा तो 17 और गोल्ड पूछेगा तो 13। इंडिया 39 के साथ चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, आइए अब इसमें जो है ना टोटल जो है ना कौन क्या है, इसमें जो है बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, बॉक्सिंग में जो है 7 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो सातों का नाम एक नज़र बस मार लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। एक इसमें आ जाएगा, पहला आ जाएगा प्रीति पवार। ठीक है, पहला आ जाएगा प्रीति पवार, ये महिला वुमेन में 57 kg के, सॉरी प्रीति पवार वुमेन 54 kg के साथ। सेकंड आ जाएगा जेस्मिन लेम्बोरिया, सेकंड आएगा जेस्मिन लेम्बोरिया, ये वुमेन 57 kg इसका वेट वजन था, ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा साक्षी चौधरी, थर्ड नंबर पे साक्षी चौधरी, ये भी वुमेन 51 kg। चौथा आ जाएगा प्रिया सांगवान, चौथा आ जाएगा प्रिया सांगवान, ये भी 60 kg के साथ, ये सब वुमेन है। और पांचवा आ जाएगा हमसे अरुंधति चौधरी, अरुंधति चौधरी, ये भी वुमेन 70 kg के साथ। अरुंधति चौधरी जी ये गोल्ड मेडलिस्ट है बॉक्सिंग में, 7 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आइए सबका नाम देख रहे हैं। ये 6 नंबर पे आ जाएगा सचिन सिवास, सचिन सिवास। 6 नंबर पे आ जाएगा सचिन सिवाज, ये मैन है 60 kg, ठीक है। और 7 नंबर पे अंकुश पंघाल आ जाएगा, 7 नंबर पे अंकुश पंघाल, ये मैन है 80 kg के स्थान, ठीक है। आइए अब पारा एथलेटिक्स, पारा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड मेडल है, पारा एथलेटिक्स में 3, बस अगर इतना नहीं आ जाता, इतना जरूर याद रखना, बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल्स और पारा एथलेटिक्स 3 गोल्ड मेडल, टोटल 13 जो है गोल्ड मेडल को बस याद रखना। हम सबको 13 जो इंडिया में मिला है ना वही 13 है। पारा एथलेटिक्स में 3 है, ठीक है, पारा एथलेटिक्स में 3 है। इसका नाम है शर्मिला धनखड़, शर्मिला धनखड़, ये शूट पट यानी कि शॉर्ट शॉर्ट पुट में, शॉर्ट पुट एप्सा 57, शॉर्ट पुट में 57 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और दिलीप गावित, दिलीप गावित है, ये मैन है 100 M47, ठीक है, एम नहीं T47 है, ठीक है दोस्तों, इसका याद रखना है। T47 कैटेगरी में आते हैं ये। और एस रोमन राणा, ये आ जाएगा सोमन राणा, सोमन राणा जो है ना शॉर्ट पर F57। अब जूडो, अब जूडो से संबंधित दो गोल्ड मेडल है, जूडो से संबंधित 2 गोल्ड मेडल है, ठीक है। दो गोल्ड मेडल का नाम है अस्मिता डे, अस्मिता डे वुमेन है 48 kg और एक हर्ष सिंह मैन है 60 kg। अब वेट लिफ्टिंग में एक आया, एक गोल्ड में, बस वेट लिफ्टिंग में एक गोल्ड है, ठीक है। इसमें आ जाएगा हम सबका साइखोन वीराबाई चानू, साइखोन वीराबाई चानू 48 kg वुमेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आते हैं, युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि हम सब में युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसमें जो ना कहाँ किया गया, सारनाथ में, बुद्ध द्वारा जो ना पहला उपदेश सारनाथ है, यानी कि युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, सारनाथ में। बुद्ध द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, हम सबको पता है। और 45वें विरासत स्थल के रूप में भी सारनाथ को शामिल किया गया, ठीक है। थीम इसका याद रखना है दोस्तों, चौथे यानी कि युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के थीम क्या है, वो थीम देखिए, आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग, आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग।
और इसका आयोजक जो है ना केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और ये संस्थान यही है, इसका शॉर्ट नेम है CIHTS, और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है, इस इतना भी याद रखना है। आइए, और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो है ना नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना जो है ना, क्वेश्चन है समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, ये योजना जो है ना 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी की घोषणा हुई, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान किया था। समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना का पीएम 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी की घोषणा था और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान हुआ था और MPNG द्वारा संचालित, और यह केंद्रीय क्षेत्र यानी 100% केंद्र सरकार के द्वारा लाभान्वित है, ठीक है। और इसका उद्देश्य अपतटीय, इसका उद्देश्य जो है थोड़ा साइज में कर, इसका उद्देश्य जो है ना गैस तथा तेल का अन्वेषण करना, इसका उद्देश्य है गैस तथा तेल का अन्वेषण करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, और इसमें रुपया जो ना 84 करोड़ 8,408 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जाएंगे, और ये 2026-27 से 30-31 के मध्य तक चालू रहेगा काम। ये 2026-27 में इसका करना था, ठीक है दोस्तों। ये 26-27 से बढ़ाकर इसका 2030-31 तक किया गया है टाइम टेबल। 2030-31 तक इसका कार्यक्रम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्ध खेलो इंडिया योजना। समृद्ध खेलो इंडिया योजना अवधि 5 वर्ष। समृद्ध खेलो इंडिया योजना की अवधि है 5 वर्ष। आवंटन इसमें कितने करोड़ रुपये किया गया है? 36,441 करोड़ रुपया इसका आवंटन है सुदृढ़ खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसका उद्देश्य है खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रतिभावन खिलाड़ियों की खोज करना, इसका उद्देश्य है। सुदृढ़ खेलो इंडिया योजना का अवधि जो है ना 5 वर्ष है। आवंटन जो है ना 36,441 करोड़ रुपया इसका क्या गया, उद्देश्य है खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना, क्योंकि खेल को बढ़ावा देना ताकि अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल सके। और भारत को जो ना भारत को 2036 तक शीर्ष 10 में यानी वर्ल्ड के टॉप 10 में इसको 2036 तक खेल के माध्यम में टॉप 10 में प्रवेश करना है, और 2047 तक शीर्ष 5 देश खेल राष्ट्र में शामिल होना है, यानी टॉप 5 वर्ल्ड में कहीं भी खेल का आयोजन हो उसमें टॉप 5 में इंडिया को पहुंचना है 2047 तक, और 2036 तक टॉप 10 में, ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजन हुआ इसका? जयपुर राजस्थान में। उद्घाटन जस्टिस सूर्यकांत 53 में CGI थे, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन कर रहा था? जस्टिस सूर्यकांत 53 में CGI थे। इसका उद्देश्य था मध्यस्थता के द्वारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान। इसका कहना है राष्ट्रमंडल उद्देश्य है मध्यस्थता के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान, और इसका थीम है राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का थीम है शांति मध्यस्थता और कानून का शासन। शांति मध्यस्थता और कानून का शासन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ये फरवरी 2019 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है दोस्तों
फरवरी 2019 में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करना। और अभी जो है ना सभी किसानों को आर्थिक सहायता, इन छोटे सीमांत किसानों और सभी किसानों को आर्थिक सहायता, पहले छोटे सीमांत किसानों को 2019 में था और आगे जाके सभी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का इसमें शामिल किया गया। और 6,000 रुपया मिलता है साल में, 2-2 हज़ार का किस्त जाता है 3 बार में, दो दो हज़ार का किस्त साल में 3 बार जाता है। और 2026-27 से इसको 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है, 2026-27 से अब 2030-31 तक इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को, ठीक है। और इसमें रुपया जो है ना 3.15 लाख करोड़ यानी 5 वर्ष के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। लाभार्थी जो है ना इसमें टोटल किसान जो है इंडिया में लाभार्थी जो है 9.44 करोड़ यानी 9,44,00,000 जो है ना इसके लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान निधि का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र जो है ना विवेक स्मारक है, ये विवेक स्मारक है, मैसूर में कर्नाटक में स्थापित है, मैसूर कर्नाटक में स्थापित है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, ठीक। उद्घाटन जो है पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। युवा दिवस, ये 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और प्रतिमा जो है ना एयरटेल एयरटेल यूएसए में लगा है, प्रतिमा जो ना इसका प्रतिमा लगा है यूएसए में स्वामी विवेकानंद जी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थ सुधारों की वैश्विक रैंकिंग, संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थ सुधारों की वैश्विक रैंकिंग में भारत जो है ना 57 रैंक पे है, ठीक है। भारत जो है 57 रैंक पे है। संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधारों की वैश्विक रैंकिंग में भारत 57 में। 2010 से 2023 तक विकास मूल्यांकन जो है ना 3 आधार पर हुआ था। 2010 से 2023 तक 25 रैंक का सुधार हुआ, 25 रैंक का सुधार हुआ, ठीक है। 25 रैंक का सुधार हुआ है, यानी कि पहले 87 था इसका रैंक। संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधार वैश्विक रैंकिंग में 87 पहले था, उसके बाद अभी 57 नंबर पे है, ठीक है, याद रखना। 2010 से 2023 विकास मूल्यांकन 3 आधार है, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, घरेलू प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। ये 3 आधार पर संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थन सुधार की वैश्विक रैंकिंग दिया जाता है। आइए अब हम सब जो है ना 1 से 3 अगस्त तक के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम सब जो है ना 4 अगस्त से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। 4 अगस्त से संबंधित क्वेश्चन, 4 अगस्त से इम्पोर्टेंट जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑल डिटेल जो भी होगा सब अच्छे प्रकार से करते हुए जाएंगे। आइए, भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026, भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन समिट ये सेकेंड एडिशन है, ठीक। ये न्यू दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। इसका आयोजक कौन था? इसका आयोजक जो है ना फिक्की था। इसका न्यू भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजक कौन था? फिक्की। फोकस फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पे था और हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी, जो ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस था और एनर्जी एक्सपोर्ट पे भी इसका फोकस था। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 को लॉन्च किया गया था। हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना जिंद, हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में चला था। वो कहाँ से कहाँ तक चला था? जिंद से सोनीपत हरियाणा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है 4 अगस्त का है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके जो जो रिलेटेड होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन का डिस्कस कर रहे थे हम तो हाइड्रोजन से संबंधित ये क्वेश्चन हो सकता है इससे पहले का है, बस ये इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? जिंद से सोनीपत हरियाणा, याद रखिएगा। और भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 का थीम क्या था? याद रखना है। भारत हाइड्रोजन ग्रीन का थीम था भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करना, भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 द्विवार्षिक द्विवर्षीय रिपोर्ट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है द्विवर्षीय रिपोर्ट है। इसका प्रकाशक जो है ना
और ये दोनों मिलके इसका प्रकाशन करता है। वैकल्प वैकल्प और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलके, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और पर्यावरण संरक्षण के 12 मुद्दे तथा 47 संकेत का मूल्यांकन होता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 12 मुद्दे तथा 47 संकेत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। आइए, एक नंबर पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एक नंबर पे कौन रहा? एक नंबर पे रहा एस्टोनिया, दो नंबर पे लग्जमबर्ग, तीन नंबर पे यूके। ध्यान रखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एक नंबर पे एस्टोनिया, दो नंबर पे लग्जमबर्ग और तीन नंबर पे यूके। अब 157 नंबर पे सीधा पाकिस्तान आ जाइए, और उससे भी नीचे भारत का स्थान है। स्कोर है 22.46, बस 176 नंबर पे भारत है दोस्तों। बहुत हम सबको नीचे रैंक है, पाकिस्तान से भी नीचे, सोच लीजिए पाकिस्तान से नीचे आ जाते हैं, शर्म की बात है। और नीचे से सेकंड टॉप किए हैं। देखिए, पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 2026 में हम सब जो नीचे से टॉप किए हैं, 177 नंबर पर लाओस है और 176 नंबर पर भारत है। इससे शर्म की क्या बात होगी? 22 स्कोर टोटल हम सबका देख लीजिए, 22.46, 22.46 स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मेटी 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 टाइम अवार्ड 2026। इंडिया मेटी टाइम अवार्ड 2026, इंडिया मेटी टाइम अवार्ड 2026, ये जो है ना नॉन कंटेंटाइज्ड श्रेणी के हैं अवार्ड, ठीक है, नॉन कंटेंटाइज्ड श्रेणी के अवार्ड है। इसका मुंबई में आयोजन आयोजन किया गया था। और दीनदयाल पोर्ट, यानी कि दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला, डीपीए गुजरात को अवार्ड मिला। यानी इंडिया मेडी मेटी टाइम अवार्ड में दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कंडला को अवार्ड मिला, ठीक है, इतना इसको में याद रखना। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड से संबंधित जो भी है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड, इसका आयोजन कहाँ किया? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था, और संयुक्त रूप से प्रथम स्थान आया। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में प्रथम स्थान कौन कौन आया? ये संयुक्त रूप से सब, ये चारों जो है ना, ये चारों प्रथम स्थान पे, भारत है, चीन है, वियतनाम है, रूस है। ये चारों चारों है प्रथम स्थान पे संयुक्त रूप से, भारत, चीन, वियतनाम, रूस, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में, ठीक है। और इसमें और 99 देश से 363 छात्र शामिल हुए। यानी अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड जो हुआ था, इसमें टोटल 99 देश ने भाग लिए थे और 363 छात्र शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। आइए, गोल्ड मेडल जीता था कौन कौन? देवदत्त प्रियदर्शी ने, और हर्षिता सिंगला ने, और कबीर छिल्लर ने, और संदीप कुची ने गोल्ड मेडल जीता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन, बहुराष्ट्रीय समुद्री बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन, ये हरमुज जल डमरू मत से संबंधित है। ये बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन हरमुज जल डमरू स्थल से है। सऊदी अरब और अन्य 13 देश, सऊदी अरब और अन्य 13 देश, यानी कि सऊदी अरब को जोड़ दीजिएगा तो टोटल 14 देश हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य जो है ना, इसका उद्देश्य है पश्चिम एशिया के प्रमुख जल मार्गों को नौवहन रक्षा प्रदान करना। यानी इसका उद्देश्य है कि पश्चिम एशिया के प्रमुख जल मार्गों को नौवहन रक्षा प्रदान करना। वो जो हरमुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के द्वारा जो बमबारी किया जा रहा है, उससे रक्षा के लिए जो है पश्चिम एशिया के प्रमुख जल मार्गों को नौवहन रक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बैठक किया था बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन, जो सऊदी अरब और अन्य 13 देश हैं, यानी कि टोटल 14 देश हैं, अगर सऊदी को भी इसमें शामिल कर दीजिएगा तो। आइए, ढीमसा लोक नृत्य क्या है? ढीमसा लोक नृत्य के बारे में आइए जानते हैं। ढीमसा लोक नृत्य जो है ना, आंध्र प्रदेश में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, और अटकू घाटी क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के अटकू घाटी क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। और और पीएम मोदी के समक्ष जो है ना, 13,000 प्लस आदिवासी छात्राओं ने ढीमसा लोक नृत्य का प्रदर्शन किया था। यानी कि ढीमसा लोक नृत्य को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, और पीएम मोदी के समक्ष जो है ना, 13,000 से प्लस आदिवासी छात्रों ने ढीमसा लोक नृत्य का प्रदर्शन किया था। और अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे
संबंधित क्वेश्चन। अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोगपुरम आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अच्छा, ढीमसा में जो गए थे ना पीएम मोदी, अल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भोगपुरम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसका उद्घाटन करने पीएम मोदी गए थे। और गुजरात में अब देखिए इससे संबंधित जितने भी लोक नृत्य थे ना, ये ढिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया ढिमसा लोक नृत्य को। ये अटकू घाटी क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य है। इतना समझ गया दोस्तों। अब जितने भी हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं उसके लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आइए देखते हैं, एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये गुजरात में जो ना मोढेरा नृत्य महोत्सव और जो है ना सप्तक संगीत महोत्सव, पतंग महोत्सव, ये सब गुजरात से संबंधित लोक नृत्य, ठीक है। इसी तरह हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेला, पंजाब में जो लोहड़ी बैसाखी ये पंजाब का लोक नृत्य है। असम का देहिंग देहिंग पटकाई उत्सव और अम्बुबाची अम्बुबाची उत्सव, बिहू बीडू, ठीक है दोस्तों। आइए और हम सबका आगे झारखंड से संबंधित देखते हैं। झारखंड में जो सरहुल और कर्मा, रोहिन और बंदना लोक नृत्य है। गोवा में जो ना फाउंटेन हाउस कला महोत्सव, सनबर्न महोत्सव, मांडो महोत्सव ये गोवा का है। और घूमोट उत्सव और चिकल कालो सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व, गोवा से संबंधित इतने लोक नृत्य हैं। आइए बिहार से संबंधित लोक नृत्य। बिहार में बिहुला, जो बिहार बिसरी जिसको बोलते हैं बिहुला है। छठ पर्व तो फेमस है, सब जानते हैं। राजगीर नृत्य महोत्सव और मधुश्रावणी ये बिहार का लोक नृत्य है, याद रखना है दोस्तों अच्छे तरीके। अब उससे आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। ब्रह्मोत्सव और राजहंस पर्व और दक्कन उत्सव, उगाही या तेलुगु नववर्ष आंध्र प्रदेश का हो गया। अब तेलंगाना से संबंधित देखते हैं। और तेलंगाना में जो ना बोनालू, उगादी, बथुकम्मा, कोथाकोंडा और जतारा। मध्य प्रदेश में तेजाजी मेला, खजुराहो उत्सव। जम्मू और कश्मीर में दोसमुची उत्सव और माथो नारंग जोमिस उत्सव, गार्डन नाम चोट। उड़ीसा में जो है ना, आइए उड़ीसा में देखते हैं। कोणार्क महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ठीक है। और कर्नाटक से संबंधित है, ये देखते हैं पत पतदक नृत्य उत्सव, गुड़ी कड़वा। और केरल से संबंधित, केरल में जो ओनम और निशा गांधी उत्सव और बैक और बैकष्टमी उत्सव, अच्छा बैकष्टमी उत्सव। और राजस्थान में बूंदी उत्सव, मरु उत्सव, मातस्य उत्सव, ब्रज उत्सव और शेखावाटी उत्सव। महाराष्ट्र से संबंधित देखते हैं। कालिदास उत्सव, चिकू उत्सव। तमिलनाडु में पोंगल और थाईपुसम और जल्लीकुट्टू त्योहार और नायांजलि त्योहार और नाट्यांजलि त्योहार। आइए मेघालय से संबंधित देखते हैं। बांग्ला महोत्सव और अहिया महोत्सव और नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव। मिजोरम से संबंधित देखते हैं। छपटकूट, पॉलकूट तथा मिसकूट त्योहार। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, महोत्सव उत्तर प्रदेश से संबंधित आइए देखते हैं। रामलीला कुंभ मेला रामलीला यूपी में है, फेमस। मणिपुर में जो ना संगाई पर्व और याओसोंग और चवांग बड़ा। सिक्किम में जो है ना सागा दावा। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, नांदी नांदीकर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव। अब आइए दोस्तों दिल्ली, दिल्ली में कुतुब महोत्सव और भारत रंग महोत्सव। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा, ये लोक नृत्य है दोस्तों। ध्यान रख, एक एक नज़र मारते हुए चलिए, सोचे करा ही देते हैं, इसको छोड़ भी सकते थे पर इसको एक नज़र मार लिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग सोलर महोत्सव और मुरुंग रे मोपिन हटीबूट मोनपा नाम सब थोड़ा
उधर का थोड़ा अजीब है, थोड़ा अच्छे से देखना होगा। उत्तराखंड गंगा दशहरा, लद्दाख में हेमिस गोम्फा, गलदान, नामचोट, छोट नामचोट और छोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। लोक नृत्य अच्छे तरीके से देख लिया हम सब, देखिए कितना देख लिए। लोक नृत्य अच्छे तरीके से एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, धीरे करके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सीएसएमआर यानी एसएमआर की तैनाती। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, इसकी क्षमता प्रति इकाई जो है ना 300 मेगावाट है, ठीक है। त्रिपक्षीय समझौता है यूएसए जापान दक्षिण कोरिया, यूएसए जापान दक्षिण कोरिया। इसका उद्देश्य है ऊर्जा समझौता तथा नागरिक परमाणु ऊर्जा तकनीकी को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो है ना ऊर्जा समझौता तथा नागरिक परमाणु ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा देना। प्रशांत में केवल हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक पर फोकस, यानी कि इसका जो है ना इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में फोकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी खेल का आयोजन। आगामी खेल का आयोजन जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स, आगामी खेल का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 39 पदक, चौथा रैंक के साथ। हम सब जो ऊपर अच्छे तरीके से देख चुके हैं आगामी खेल आयोजन, सॉरी ये कॉमनवेल्थ में हम सब 39 पदक के साथ फोर्थ रैंक पे जो हम सब देख चुके थे। 13 गोल्ड थे, 17 सिल्वर और 9 रजत, टोटल मिला के हम सबका 39 पदक मिला था। 23वां 2026 जो ना ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 24वां 2030 में, और स्कॉटलैंड इसके अध्यक्ष स्कॉटलैंड अध्यक्षता किया था स्कॉटलैंड में, ठीक है। और 24वां 2030 में होगा अहमदाबाद भारत में। यानी आगामी खेल का आयोजन, यानी आगामी जो है ना खेल जो होगा वो अहमदाबाद भारत में होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पीटी उषा तथा हर्ष सांघवी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है ना पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। और हर्ष सांघवी जो है उप मुख्यमंत्री है गुजरात के। सांघवी जो है उप मुख्यमंत्री गुजरात के हैं। आयोजक के सांकेतिक मसाल स्वीकार, नहीं आयोजन के सांकेतिक मसाल जो है स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य सरोवर योजना, पीएम सूर्य सरोवर योजना 2026-27 तक था, उसको एक्सटेंड करके 2030-31 यानी 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। परिव्यय यानी इसकी कुल राशि जो है ना 5,070 करोड़ सीआर, 5,070 सीआर इसमें आवंटित किए गए हैं पीएम सूर्य सरोवर योजना में। इसका आइए, इसका उद्देश्य जो है ना 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग यानी सोलर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है, यानी 5,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। और 1,000 मेगावाट जो है ना सह अस्थिर ऊर्जा भंडारण करना है, यानी 1,000 मेगावाट जो है ना भंडारण करना है। और प्रति एक मेगावाट जो है 1 करोड़ का केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी 1 मेगावाट अगर उत्पन्न होता है तो 1 करोड़ रुपया केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और पीएम कुसुम योजना 2019 में प्रारंभ हुआ था, 2027 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। पीएम कुसुम योजना जो है ना 2019 में प्रारंभ हुआ था और 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम सूर्य घर योजना जो है ना 2024 से प्रारंभ है, पीएम सूर्य घर योजना 2024 से प्रारंभ है। राष्ट्रीय सौर मिशन जो है ना 2023 में प्रारंभ है। उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है ना, आइए उचित एवं लाभकारी मूल्य सलाह जो है ना सीएसीपी मंजूरी, सीसीईए, एफआरपी यानी एफआरपी भुगतान जो है ना चीनी मिल द्वारा यानी गन्ना किसान से संबंधित है। चीनी भंडारण सीमा लागू 1 अगस्त से 30 नवंबर तक। चीनी भंडारण सीमा जो है लागू हो गया है 1 अगस्त से 30 नवंबर तक, यानी अधिकतम चीनी भंडारण जो है 30 दिनों में 4,000 क्विंटल, ठीक है। अधिकतम चीनी भंडारण जो है 30 दिनों में 4,000 क्विंटल। आइए 5 अगस्त का करंट अफेयर हम सब देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रामसर स्थल जो है ना 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन 1971 में, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य है ईरान का, रामसर कन्वेंशन जो ईरान का शहर है
और उसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि तथा जल स्रोतों का संरक्षण। ठीक है, आर्द्र भूमि तथा जल स्रोतों का संरक्षण। यूके जो है 176, यूके जो है 176, और मार्कियो यानी यूके जो है 176, और मैक्सिको 144, भारत 101 नंबर पे है रामसर स्थल। यूके में जो है ना सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? यूके में। उसके बाद मैक्सिको 144, थर्ड नंबर पे 101, 101 रामसर स्थल जो है ना, भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या 101 हो गया है। ये न्यू है जो गलाव झील जो है ना मकलांग टियान WLS ताजे पानी की झील है। 101वां जो ना गलाव झील है मकलांग में, ताजे पानी की झील है। मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश का पहला है। ठीक है, भारत में जो ना सबसे ज्यादा किस राज्य में? भारत में सबसे ज्यादा जो है रामसर स्थल जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में 20 है। उसके बाद यूपी में 13 है। बिहार में जो है ना 6 है। बिहार में 6 है। पंजाब उड़ीसा मिला के 6 है बिहार में। ठीक है, आइए बिहार में 6 जो है ना, आइए देखते हैं। बिहार में जो है ना कांवर झील, बेगूसराय बिहार का पहला रामसर स्थल है, 2020 में घोषित कांवर झील को किया गया। उसके बाद नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में। फिर नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में। फिर गोकुल जलाशय बक्सर गंगा नदी से बनी एक आर्द्र भूमि। फिर उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, उदयपुर झील ध्यान रखना नाम है उदयपुर झील पर पश्चिमी चंपारण प्राकृतिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन झील। और 6 नंबर पे है गोंडविल झील, गोंडविल झील कटिहार बिहार का छठा और भारत का 94वां था। अच्छे से दिख नहीं रहा है। गोथाबिल झील इसी तरह, अच्छा इसको हम अच्छे तरीके से कमेंट में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हॉर्नबुल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित आइए क्वेश्चन। ये कहाँ स्थापित? आईआईटी दिल्ली में स्थापित किया गया हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह और वस्त्र मंत्री, गिरिराज सिंह जो ना कपड़ा मंत्री है, उसी के द्वारा उद्घाटन किया गया हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में स्थापित है। और 5F वैल्यू चेन पर आधारित है, यानी 5F वैल्यू चेन पर आधारित है। ठीक है, 5 यानी 5F वैल्यू चेन पर आधारित है। पहला आ जाएगा फाइबर, फिर उसके बाद फर्म, उसके बाद फैक्ट्री, उसके बाद फैशन, उसके बाद फेरी फ्लोरिन फ्लोरिन। आइए हैंडलूम, हैंडलूम 4.0 जो है मोबाइल ऐप और करघों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं रखरखाव की डिजिटल निगरानी करना, हैंडलूम 4.0। और हैंडलूम ई विद्या एक डिजिटल लर्निंग एवं नॉलेज प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और आइए नेक्स्ट। और थॉट्स ऑफ वैल्यू वैल्यू थॉट्स ऑफ वैल्यू जो है ये पहला रक्षा वस्त्रों के पुनर्चक्रण से संबंधित है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम। ये 4 सप्ताह तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल होंगे। ये त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम जो है 4 सप्ताह के लिए आयोजन किया गया है। इसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल होंगे। इसके आयोजन जो है नई दिल्ली में है। ये त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम के चौथे संस्करण है। ठीक है, चौथा संस्करण है। इसमें CDS NS राजा सुब्रमण्य द्वारा संबोधित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त कर हस्तांतरण की किस्त, यानी अतिरिक्त कर हस्तांतरण की किस्त
केंद्र सरकार जो है ना राज्य सरकार को जो है ना रुपया दिया है, केंद्र सरकार जो है ना 1,09,019 करोड़ केंद्र सरकार राज्य सरकार को इतने रुपये दिए हैं। ये पूंजीगत व्यय तथा विकासात्मक गतिविधियों की सरलता को बढ़ावा देने के लिए, यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को पूंजीगत व्यय तथा विकासात्मक गतिविधि की बढ़ाने के लिए दिया गया है। ये जो अतिरिक्त हस्तांतरण किस्त जो है ना केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है, जिसका इतना इतना रुपया दे रही है, इसमें से जीएसटी जो है ना जीएसटी से जुलाई 2026 में जो है ना जिस सिर्फ जीएसटी से कलेक्ट हुआ है 2.11 CR, यानी 2,11,00,000 CR आया है, जिसमें से 1,09,019 करोड़ राज्य को केंद्र सरकार बांट रही है, उसी में से जो जीएसटी से कलेक्ट हुआ है निर्माण कार्य करने के लिए राज्य सरकार को दिया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि युवा उद्यमिता मंत्रियों की बैठक जो है ना कहाँ इंदौर में हुई। ब्रिक्स महिला कार्य समूह कोच्चि, ब्रिक्स महिला कार्य समूह कोच्चि, ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों गुवाहाटी, और ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली। और पारंपरिक पूरक जो है ना यानी कि पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर जो है ना सम्मेलन जो है चंडीगढ़ में। और ब्रिक्स और जो है ना ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक जो है हैदराबाद में। ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक जो गांधी मैदान में। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है जयपुर में। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में। ब्रिक्स सांख्यिकी कार्यालयों और प्रमुखों की बैठक जो है लखनऊ में। ये सब भी साथ में देख लिए दोस्तों, ताकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आए तो एक जगह सब हम सब रिवीजन हो जाएगा। अगर पहले से जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। और 2001 में जो ना ब्रिक्स यानी ब्रिक्स से संबंधित अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 2001 में ब्रिक्स जिम ओ नील यानी ब्रिक्स का जो है ना स्थापना जिम ओ नील के द्वारा 2001 में किया गया। और 2006 में जो है G8 सम्मेलन यानी ब्रिक बस 2006 में G8 सम्मेलन हुआ, जिसे ब्रिक के नाम से बस जाना। ब्रिक की स्थापना 2006 में जो है ब्रिक्स नहीं ब्रिक बस BRIC बस इतने ही था। पहली बैठक जो है 2009 में हुआ। ब्रिक का विस्तार ब्रिक का जो विस्तार कैसे हुआ ये देखते हैं। ब्रिक जो है 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका जैसे शामिल हुआ, इसका ब्रिक से ब्रिक्स हो गया नाम, ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। और 2024 में जब 5 देश और भाग लिया, 2024 में 5 देश ने और भाग लिया। इसमें हो जाएगा ईरान हो गया, मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया। अर्जेंटीना ने भी भाग लिया था पर वो फिर मना कर दिया, इसीलिए 5 है। अगर अर्जेंटीना शामिल हो जाता तो 6 देश शामिल हो जाता, ठीक है। इसीलिए 2024 में 5 देश ने भाग लिया। वो कौन कौन थे? ईरान थे, मिस्र थे, इथोपिया थे, यूएई, सऊदी अरब। याद रखना है ब्रिक्स में। 2025 में जो ना एक 2025 में जो है 11वां सदस्य इंडोनेशिया। 2025 में 11वां सदस्य जो है इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हुआ। और 18वां सम्मेलन जो है भारत में 18वां सम्मेलन भारत में होगा। और इसका नौरू जो है नौरू जो है ना नाओर एरो गणराज्य, नौरू नाओ एरो गणराज्य, ये नौरू जो है ना प्रशांत महासागर में है, ठीक है। प्रशांत महासागर में NRU 1968 में आज़ाद हुआ था नौरू, ठीक है। और NRO अंतर्राष्ट्रीय कोड है इसका, नौरू का अंतर्राष्ट्रीय कोड है NRO। और नेरुवन नेरुवन में देई नाओ एरो देई नई एरो यहाँ रहने वाले के लोग को कहा जाता है देई नाओ एरो। थोड़ा सा वर्ड में डिफिकल्टी होगा तो थोड़ा सा आराम से धीरे कर लीजिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा फिर से दोबारा। और इनके राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई कि डेविड राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया गया नोरू को नाओ एरो गणराज्य, ठीक है। और राष्ट्रपति डेविड अदेआंग है, नोरू के राष्ट्रपति डेविड अदेआंग है। और सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा बात है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब क्या होगा, नौरू देश जो है ना ये प्रशांत महासागर में है, पर
ये सबसे छोटा देश है, इसमें 3 है सबसे छोटा देश। इसमें आ जाता तुबाकू, फिर वेटिकन सिटी, फिर नोरू। आबादी जो नोरू की आबादी जो है ना, बस 12,000 है बस, मात्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का। उस उत, उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास, जो ना समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकार थे, ठीक है। और जो है ना द समाज ओडिया, जो है द समाज उड़िया समाचार पत्र प्रकाशित किया था 2019 से प्रारंभ हुआ, सॉरी 1919 से प्रारंभ था इसका द समाज उड़िया, ठीक है। और इसकी प्रतिमा जो है न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया था, पंडित गोपबंधु दास का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है ना घोषणा किया गया। वन पर्यावरण और जलवायु पर्यावरण के द्वारा इसका घोषणा किया गया पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को, ठीक है। और ये है मॉफी एनसी द्वारा घोषणा, भूपेंद्र यादव मंत्री हैं इसके, वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट में हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट के हॉट स्पॉट है। आइए यूपीआई से संबंधित क्वेश्चन। फवारा यूपीआई से फवारा यूपीआई से संबंधित फवारा है कि यूपीआई जो है भारत का है और फवारा मालदीव का है, यानी कि यूपीआई सिस्टम फवारा किस देश ने लागू किया गया? यूपीआई सिस्टम फवारा जो है मालदीव के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। ये सीमा पार धन हस्तांतरण सेवा प्रारंभ है, ये सीमा पार धन हस्तांतरण सेवा प्रारंभ है फवारा। क्वेश्चन इसमें ये बनेगा दोस्तों, यूपीआई फवारा मालदीव, फवारा जो है ना यूपीआई सिस्टम किस देश में लागू किया गया? फवारा सिस्टम, हमारा यूपीआई सिस्टम मालदीव में लागू किया गया। और यूपीआई तो एनसीपीआई द्वारा संचालित 2016 से प्रारंभ है, हम सबको पता है। आरबीआई का लक्ष्य 2028-29 तक जो है ना 20 देशों तक पहुंचाना है यूपीआई को, और 10 देशों तक पहुंच चुका है यूपीआई। नेक्स्ट रक्षा नेतृत्व 2026, ये क्वेश्चन नहीं है, ये 10 देशों तक पहुंच, 2026 उसका है। रक्षा नेतृत्व से संबंधित आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। रक्षा नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है ना जनरल एन एस राजा स्वामली, थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल धीरज सेठ, नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायु सेना अध्यक्ष चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक जो है ना परमेश शिवमणि, अब जो है ना सुरक्षा एवं खुफिया प्रमुख। और हम सब ये सब ज़्यादा डिटेल देख रहे हैं दोस्तों, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा, नहीं तो कब का ख़त्म हो गया रहता, एक सप्ताह का करंट अफेयर। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से, आप सभी देखिए, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, कुछ दिक्कत होगा मैसेज कीजिएगा कमेंट में कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें सुधार करना है, तो उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में सुधार मिल जाएगा। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक जो है ना राकेश अग्रवाल है। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर है। और बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। और सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी और प्रवीण वशिष्ठ सतर्कता आयुक्त के निदेशक प्रवीण वशिष्ठ है। और राव के सचिव जो है पराग जैन है। आइए अब हम सब 6 अगस्त से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 6 अगस्त से संबंधित क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और पहला है राष्ट्रीय टेक्नोथॉन टेक्नोथॉन राष्ट्रीय टेक्नोथॉन, ठीक। एनआईओटी द्वारा चेन्नई में आयोजित हुआ, एनआईओटी द्वारा चेन्नई में आयोजित हुआ। उद्देश्य इसका क्या है? गहरे समुद्र में जो ना बड़ू बहुधात्मिक पिंडों के सतह संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। और एनआईओटी 1993 की स्थापना, एनआईओटी का 1993 में स्थापना हुआ, ठीक है। और एनआईओटी जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। एनआईओटी जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये भी याद रखना है। और इसका गहरे समुद्र में संसाधन की खोज थीम है राष्ट्रीय
टेक्नोथॉन। राष्ट्रीय टेक्नोथॉन का थीम है गहरे समुद्र में संसाधन की खोज। अब आइए हर घर तिरंगा अभियान 2026। हर घर तिरंगा अभियान 2026 से संबंधित क्वेश्चन देखिए। 2022 में जो हर घर तिरंगा अभियान 2022 में प्रारंभ किया था 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है। ये संस्कृति मंत्रालय एमओसी के द्वारा लागू किया गया था, संस्कृति मंत्रालय। और 2026 में जो है ना 80वां राष्ट्रीय 2026 में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 से 17 अगस्त तक जो है ना हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, खास करके बीपीएससी में तो पूछ ही सकता है। 9 से 17 अगस्त, 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला था, 9 से 17 अगस्त तक। थीम इसका वंदे मातरम के 150 वर्ष, और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए थे, ये भी याद रखना साथ में। हर घर तिरंगा अभियान 2026, वंदे मातरम के 150 वर्ष, और भारतीय ध्वज संहिता 2002 में लागू हुआ था। आइए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड, यानी मिशन क्लाउडेड लेपर्ड से संबंधित आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये ना धूमिल तेंदुआ दिवस है, यानी धूमिल तेंदुआ दिवस है। मिशन क्लाउडेड लेपर्ड धूमिल तेंदुआ दिवस है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा द्वारा घोषणा किया गया। 21 धूमिल तेंदुआ देखे गए, यानी 21 धूमिल तेंदुआ देखे गए, ठीक है। तेंदुआ तेंदुआ जो है आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया। आईयूसीएन के द्वारा तेंदुआ तेंदुआ को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। मेघालय में जो ना मेघालय में जो दो नेशनल पार्क है। पहला बल्फ, मेघालय में दो नेशनल पार्क है, बल्फ राकम राष्ट्रीय उद्यान और नॉकटेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, और 3 वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। 3 वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य और सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य और नौद खिलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मेघालय के। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में लागू किया गया था। आइए हाइब्रिड मैग्नेटो रिमोट, ठीक है। हाइड्रो मैग्नेटो रेमिनेटर, आइए देखते हैं। द्रव्यों के सटीक परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैग्नेटियोलॉजिकल मैग्नेटियोलॉजिकल एमआर जो है ना इसका प्रयोग द्रव्यों के द्रव्यों के सटीक परीक्षण में प्रयोग में किया जाता है और स्मार्ट पदार्थ के अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करता है। हाइब्रिड मैग्नेटो, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। और अगस्त 2026 में जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, यानी अगस्त 2026 में जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अगस्त 2026 में जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट जो है द्विमासिक रिपोर्ट है। एमपीसी मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी, यानी एमपीसी मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी वैधानिक निकाय है। 2016 में जो है ना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत स्थापित किया गया। कुल 6 सदस्य, 3 आरबीआई द्वारा नामित और 3 जो है ना सरकार के द्वारा नामित। 3 आरबीआई के द्वारा नामित है और 3 सरकार के द्वारा नामित है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और मौद्रिक नीति से संबंधित मौद्रिक नीति तटस्थ है, मौद्रिक दरों में कोई बदलाव नहीं। अंतिम संशोधन जो दिसंबर 2025 में हुआ था। अगस्त 2026 में एमपीसी के अनुमानन FY 2016 यानी कि चालू वित्त वर्ष में जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 था। चालू चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 था। और खुदरा महंगाई दर जो है सीपीआई 5%, और विदेशी मुद्रा भंडार जो है 693 डॉलर था। और ये थोड़ा देख लीजिए, पॉलिसी रेपो रेट 5.25, रिवर्स रेपो रेट 3.35, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.5% है। और इससे संबंधित देख लीजिए, और जो भी रेपो रेट है दोस्तों,
और MSF 5.5, बैंक रेट 5.5, CRR 3% और SLR 18%। आइए देखते हैं क्लाउड बस्ट यानी बादल फटना, क्लाउड बस्ट से संबंधित आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना क्लाउड बस्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार अनुसार जो छोटे से क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर तक होता है। वर्षा 1 घंटे में 100, नहीं ये वर्ष 1 घंटे में जन 100 मिलीमीटर, एक घंटे में 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाता है। हिमालयी क्षेत्र में जो है ना खास करके ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो है ना, उसी से क्लाउड बस्ट जो है ना भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा लागू किया गया था। ये 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर में होता है। वर्षा जो है 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश, यानी कि बहुत अधिक होता है बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वीं विक्रम साराभाई पदक 2026। 46वीं पॉस्पर 1990 से शुरू हुआ। पॉस्पर जो है 46वीं पॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 1990 से शुरू हुआ और अन डॉक्टर अन्नपूर्जी सुब्रमण्यम यह पदक जीतने वाली चौथा भारतीय, ठीक है, चौथा भारतीय, यह पदक जीतने वाले चौथा भारतीय। ये बंगलुरु का निदेशक है, IIA के बंगलुरु के निदेशक। कॉस्पर सभाजन है, कॉस्पर सभाजन फ्लोरेंस इटली में घोषणा किया गया था। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित स्मारक। संरक्षित स्मारक में जो कुल जो है 23 स्मारक हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल जो LG है वो विनय सक्सेना के द्वारा मंजूरी संरक्षित स्मारक, कुल 23 संरक्षित स्मारक है और LG के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया था। वे शिलालेख और ये जो संरक्षित स्मारक है वो कौन कौन से संरक्षित 23 जो है, इसमें क्या क्या देखा है, शिलालेख से संबंधित जो भी है, प्राचीन गुफा से संबंधित, मठ, किला, महल से संबंधित 23 संरक्षित स्मारक, और ये जम्मू कश्मीर स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और GI और बियॉन्ड 2.0 समिट, GI और बियॉन्ड 2.0 समिट ये कहाँ, न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ और ये केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा GI और बियॉन्ड 2.0 केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह के द्वारा चालू शुरू किया गया है। ठीक है, उद्देश्य इसका है GI टैग प्राप्त वस्त्र का प्रदर्शनी, यानी कि बियॉन्ड 2.0 यानी वस्त्र से संबंधित बियॉन्ड, GI टैग प्राप्त वस्त्र प्रदर्शनी। ठीक है, घरेलू से वैश्विक प्रसार, यानी घर से लेकर वैश्विक विदेश, देश विदेश तक प्रसार हो इसका, इसका मतलब यही है। आइए निर्मल निर्मल निम्सदाई पूजा पुरजा, निर्मल निम्सदाई पुरजा प्रोजेक्ट जो है ना पॉसिबल मिशन, प्रोजेक्ट जो है पॉसिबल मिशन 6 माह 6 दिन में 8000 मीटर से ऊंची, 6 माह 6 दिन में 8000 मीटर से ऊंची 8000 मीटर से ऊंची जन 14 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड, यानी कि 6 माह 6 दिन में 8000। निर्मल निम्सदाई पुरजा, नाम याद रखना, निर्मल निम्सदाई पुरजा जो ना प्रोजेक्ट पॉसिबल मिशन शुरू किया था इसने। 6 माह 6 दिन में 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड 2019 में ही बनाया था निर्मल निम्सदाई पुरजा ने। और कामी रीता शेरपा जो है ना सर्वाधिक 32 बार जो है ना माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। निर्मल निम्सदा पुरजा का प्रोजेक्ट पॉसिबल मिशन था और इसका इसीलिए हम सब डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनका देहांत हो गया है। ठीक है दोस्तों, आइए साथ में इसका क्वेश्चन देख लिए कौमी रीता शेरपा का भी, क्योंकि ये 32 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। आइए अब 7 अगस्त से संबंधित क्वेश्चन को हम सब देखते हैं और ये लास्ट दिन है हम सबका, 7 अगस्त तक ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते में साप्ताहिक
करेंट अफेयर हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज लास्ट 7 अगस्त तक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सप्ते में हम सब एक वीडियो डालेंगे, जैसे आज फाइनल कर रहे हैं। बस दोस्तों, सही लगे तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो आते रहे, हौसला बढ़ाते रहिएगा। राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन, राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन, इससे संबंधित आइए क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है ना मंजूरी प्रदान किया गया है। योजना की अवधि जो है ना 2026-27 तक थी, अब इसको बढ़ा के 2035-36 कर दिया गया है। व्यय राशि जो है ना 23,073 CR था, 23,731 करोड़ था, 23,731 करोड़ था। उसका उद्देश्य था स्वच्छ ईंधन तथा जैविक खाद का निर्माण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था स्वच्छ ईंधन तथा जैविक खाद का निर्माण करना। और ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये कृषि अपशिष्ट से प्राप्त होगा, गोबर से प्राप्त होगा, गन्ना अपशिष्ट से और जैविक अपशिष्ट से प्राप्त होगा। इसका शुभारंभ जो है ना, ये राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन का शुभारंभ नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका। 6वीं राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप, 6वीं राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन, इसका आयोजन जो नई दिल्ली में 6 से 9 अगस्त के लिए किया गया है। 6 अगस्त से 9 अगस्त तक किया गया है इसका आयोजन। इसका उद्घाटन किरण रिजिजू करेगा। इसका उद्घाटन जो किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री है। ठीक है, ये सत्ता पक्ष अर्थात विपक्ष के नेता भाग लेते हैं इसमें, जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता भाग लेते हैं, ताकि जो संसद में अभी मारपीट चल रहा है थोड़ा, ताकि आपसी तालमेल बना रहे, इसीलिए इसको लागू किया गया है। 6वीं राष्ट्रीय संसद बैडमिंटन चैंपियनशिप खेल, पक्ष विपक्ष दोनों का खेल होगा साथ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये 7 अगस्त को 12वां संस्करण है इसका। ठीक है, शुभंकर है, शुभारंभ 12वां संस्करण, शुभारंभ 2015 में चेन्नई से हुआ। उपलक्ष्य इसका, उपलक्ष्य है 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन। किस उपलक्ष्य में? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस उपलक्ष्य में हम सब सिर्फ 7 अगस्त जो मना रहे हैं? 7 अगस्त कहाँ से आया? 7 अगस्त कहाँ से आया? देख, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, ये उस समय स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और बंगाल विभाजन, क्यों हो रहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था स्वदेशी आंदोलन में? क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय का ये बात है। हथकरघा, हथकरघा इसलिए हम सब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है, ताकि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भर हो सके। और ये आइए स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ देख लेते हैं फैक्ट। स्वदेशी आंदोलन में जो है ना लाल बाल पाल, उसमें 3 का तिकड़ी था, और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर का भी उस समय आंदोलन था। इसमें लाल बाल पाल और अरविंद घोष, और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है ना स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया था, और उन्हीं के द्वारा अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था, जो कि बाद में बांग्लादेश का लोक नृत्य राष्ट्रगान बना, सॉरी राष्ट्रगीत बना। और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NHDD जो है ना, ये 2021-22 से 2025-26 तक राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NHDP। आइए देखते हैं अब संपत, ये देखिए दोस्तों, ये जो ना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये तीनों को संपत हो गया, और एक प्लान प्लान स्पेस 2.2, और भेजम, और भेजम है। ठीक है, ये देखिए संपत्ति का काम है सरकारी जमीन तथा इमारतों को डिजिटली रजिस्ट्री करना, डिजिटली रूप से रजिस्ट्री करना। और प्लान स्पेस 2.0 का काम है विकास योजनाओं को एकत्रित करना। और भेजम भेजम का काम है जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करना। ठीक है, ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है ना, केरल सरकार CM BD सतीशन, केरल सरकार के CM कौन है? BD सतीशन, याद रखिएगा। और AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पहला राज्य जहाँ पर AI तथा वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय है, पहला राज्य है जहाँ पर जो है ना AI और वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय है। आइए PM प्रणाम योजना, PM प्रणाम योजना प्रारंभ 2023-24 में प्रारंभ हो गया था। इसका उद्देश्य था रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को रोकना या कम करना, क्योंकि प्राकृतिक जैविक और वैकल्पिक उर्वरक का उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, यानी जिसका भारत हम सब नाम से
सबसे नाम जो है ना सब्सिडी वाला उर्वरक का विवरण भारत है। ठीक। आइए, भारत 2024, ये भारत 2024 जो है ना ये कथन है, ठीक है। और इसको लागू किसने किया था? इमेजिनिंग केयर स्टार्टेज फॉर इम्पोवरिंग कैरियर्स इन विकसित भारत 2024। इसका कथन किसके द्वारा लागू किया गया था, आइए समझते हैं। ये नीति आयोग द्वारा प्रकाशित था। देखभाल यानी केयर, नीति आयोग के द्वारा जो प्रकाशित किया गया। देखभाल यानी केयर को एक कुशल तथा गरिमापूर्ण पेशे के रूप में मान्यता प्रदान करना। ये इनका कथन है कि देखभाल केयर को जो ना एक कुशल गरिमापूर्ण पेशे के रूप में मान्यता प्राप्त करना है, ताकि केयर जो है ना वरिष्ठ नागरिक को ज़्यादा जरूरी होता है। केयर किसी भी चीज़ वरिष्ठ नागरिक को ज़्यादा जरूरी। सलाह सलाह कौन दिया था? राष्ट्रीय देखभाल नीति और राष्ट्रीय देखभाल कर्ता परिषद ने सलाह दिया था नीति आयोग को कि इसका केयर से संबंधित कुशल गरिमापूर्ण पेशे के रूप में मान्यता प्राप्त करना। सिल्क यारा यानी सिल्क यारा सुरंग, सिल्क यारा सुरंग बचाओ अभियान, ठीक है। आइए, 2023 में उत्तराखंड में हुआ था। ये धंसने से 41 मजदूर फंस गए थे, हम सबको याद होगा उत्तराखंड में। सिल्क याटा सुरंग सिल्क याटा सुरंग बचाओ अभियान, जो 17 दिन के बाद जो है ना 12 रेट माइनर्स ने यानी रेट से चूहे की तरह सबको निकाला था, बचाव किया था। और इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा, इसीलिए 12 रेट माइनर्स को जो है ना सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से 12 रेट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा प्रदान किया गया, परिवहन मंत्री है, ठीक है। सबको, और साथ ही साथ 12 रेट माइनर्स को 2-2 लाख दिया गया है। और शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला। आइए, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 नवा संस्करण। इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 नवा संस्करण है, ठीक है। और न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आयोजक जो है फैक्की तथा औषध विभाग दोनों था। औषध विभाग जो रसायन मंत्रालय के अंदर काम करता है। और इसका उद्देश्य था भारतीय चिकित्सा उपकरण विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना। आइए, 2026 में जो ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक, 2026 में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। विषय जो ना लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण करना। 18वां ब्रिक्स 2026 जो ना भारत में जो चौथी बार कर रहा है, यानी कि 18वां ब्रिक्स 2026 आयोजन जो होगा वो भारत में होगा। भारत कम्मा बार कर रहा है? चौथी बार आयोजन कर रहा है भारत। इसका आयोजन इससे पहले 2012 में किया था, फिर 2016 में किया था, 2021 में किया था, 2026 में किया था। और 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक जो है ना अध्यक्षता एक अध्यक्षता भारत ब्रिक्स का अध्यक्षता प्रारंभ कर चुका है, क्योंकि अध्यक्षता प्रारंभ करेगा, यानी 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका है। 31 दिसंबर 2026 तक ब्रिक्स का अध्यक्षता होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम सबका है 10 नंबर। भारत में क्वांटम परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में क्वांटम परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका तापमान, क्वांटम परीक्षण जो होता है ये -273 डिग्री सेल्सियस में होता है। -273 डिग्री तापमान करना पड़ता है, तब जाके परीक्षण होगा। ये अमरावती क्वांटम वैली में आंध्र प्रदेश के भारत क्वांटम परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और अमरावती क्वांटम वैली में, ठीक है, 14 अप्रैल को क्वांटम दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। 14 अप्रैल को क्वांटम वैली के शुभ अवसर पर शुरू किया गया था। तो दोस्तों, हम 1 से 7 अगस्त तक हम करंट करंट फिनिश कर दिए हैं दोस्तों। बस इसमें आप सबको फीडबैक की ज़रूरत है। अब कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कुछ अगर त्रुटि होगी तो उसमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से आप सबको अच्छी तरह से रिवीजन हो और अच्छी करंट तैयारी हो जाएगा। इतना श्योर है दोस्तों। बस एक चीज़ और बोलना था कि पर डे के हिसाब से करंट चालू करें,
प्रत्येक दिन डे बाय डे, आज जैसे आज का जो भी करंट से रिलेटेड घटना होगा वो आज का आज ही 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। या फिर सिर्फ साप्ताहिक, जैसे ये 1 से 7, फिर 7 से 14, इसी तरह का करंट करना है, इसका भी सुझाव कमेंट में दीजिएगा। अगर जैसे बोलिएगा पर प्रत्येक दिन अगर करंट का आप सब सुझाव देंगे तो प्रत्येक दिन का भी शुरू कर देंगे। साप्ताहिक बोलिएगा तो साप्ताहिक ही रहने देंगे, या पर डे रहने दें, जैसा बोलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप तब नेक्स्ट वीडियो में। बस अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट के लिए बस एक लाइक।